हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना इतना हार्ड क्यों है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हम दूसरों के भरोसे क्यों नहीं कर सकते। हमें अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है तो हमें खुद ही सीखनी पड़ेगी और कोई हमें नहीं सिखाएगा और किसी के भरोसे हम कर भी नहीं सकते। तो पहले तो मैं एक जोक से शुरू करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ लार्ज पिज्ज़ा and a stock market trader. A box of pizza can feed a family of 4, whereas a trader cannot. इस जोक से मैं शुरू करता हूँ अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की डिस्कशन। तो यू कैन नॉट ट्रस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ऑन समबडी एल्स। क्यों? क्योंकि इनएट ह्यूमन नेचर है हमारा शॉर्ट टर्म में सोचने का। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, तो इसके बारे में बात करूँगा कि जैसे ह्यूमन नेचर होता है वो जाता है फास्ट ग्रेटिफिकेशन के लिए कि जल्दी से जल्दी अपनी ज़रूरत पूरी करनी है मुझे। अगर मेरे पास अभी पैसा है, अभी सामान है, तो अभी के अभी पूरा कर दूं, अभी के अभी खा जाऊं इस खाने को, बाद के लिए बचा के ना रखूं। ये हमारी इनेन ह्यूमन टेंडेंसी है। अब इसको ओवरकम करना ही हमारा काम है। तो इसीलिए आपको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सीखनी है, आपको बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। अब बेसिक क्या है? सबसे पहली चीज़ आप शुरू कर सकते हैं, जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कंपनी आपको दिखती है भाई ये अच्छी कंपनी है, तो कंपनी के जो मैनेजमेंट होती है ना, वो कॉन्फ्रेंस कॉल करती है हर क्वार्टरली। ठीक है, तो जैसे मार्च के क्वार्टर की कॉन्फ्रेंस कॉल अभी तक आ रही है, इसीलिए अभी जून के बाद जुलाई में नया क्वार्टर शुरू हो जाएगा, तो फिर क्वार्टर 1 ख़त्म हो जाएगा, उसकी कॉल आएंगी। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस कॉल्स होती हैं, वो तो खैर आपको ऑडियो भी मिल जाएगा, पर आपको अच्छा रहेगा कि आप ट्रांसक्रिप्ट में पढ़ें। ट्रांसक्रिप्ट आती हैं screener.com में मिल जाती है उसकी ट्रांसक्रिप्ट, और वो कॉन कॉल पढ़िए। उस कॉन कॉल में मैनेजमेंट बताता है कि वो कंपनी के साथ क्या कर रहा है। ठीक है, कंपनी क्या काम कर रही है, कंपनी का फ्यूचर क्या देखता है, मैनेजमेंट खुद क्या देखता है कंपनी का फ्यूचर, और कंपनी के पैसे मैनेजमेंट कहाँ लगाने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा। ये तो आप पहला इससे शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप फॉरवर्ड मूव कीजिए। वो कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है, स्क्रीनर पर सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उसको देखना सीखिए। ये कैसे? सबसे पहले आपको रेवेन्यू दिखेगा ऊपर, उसके बाद कंपनी के एक्सपेंसेस, उसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट बना है, रेवेन्यू के बाद जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो देखिए। ठीक है, उसके बाद आपको धीरे धीरे पता चलेगा पी रेशियोज क्या होते हैं। पी रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग, जितना कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उसके ऊपर कंपनी की वैल्यू क्या लग रही है। ठीक है, तो शेयर प्राइस जो हम खरीद रहे हैं, वो शेयर प्राइस जो सारे शेयर मिलके कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन बनाता है। ठीक है, मार्केट में कंपनी की क्या वैल्यू है वो बनाता है। तो इससे आपको ये पता चलता है। अब जब पीएनएल स्टेटमेंट आप देख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप मेजर पार्ट पे आएंगे। ये आ गई वॉरेन बफे वाली चीज़, क्योंकि वॉरेन बफे जो ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर हु एवर लिव्ड, वो स्ट्रेस करते हैं इसमें कि बिगेस्ट एलिफेंट ऑफ ऑल है कंपनी की बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट देखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कंपनी की बैलेंस शीट समझना। वॉरेन बफे तो यहाँ तक कहते हैं, अपने अभी अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वॉरेन बफे की, बर्कशायर हैथवे की, उसमें वॉरेन बफे कहते हैं कि मैं कंपनी की कैश फ्लो भी ना देखूं तो कंपनी की बैलेंस शीट देखते ही मैं समझ जाता हूं कंपनी में क्या चल रहा है। कंपनी की बैलेंस शीट ही मुझे बता देती है कंपनी कैसी है। तो बैलेंस शीट देखना, तो इतना बड़ा इन्वेस्टर कह रहा है कि वो भी सिर्फ बैलेंस शीट देख के ही बता सकता है। तो बैलेंस शीट देखना और सीखना बैलेंस शीट कैसे देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Wall Street really doesn't pay much attention to balance sheets, but I like to look at balance sheets over an 8 or 10 year period before I even look at the income account, because there are certain things that's harder to hide or play games with on the balance sheet than you can with the income statement. And you ought to understand what the figures are saying and what they don't say and what they can't say and what the management would like them to say that the auditors wouldn't like them to say. And I mean, there's just a lot to be learned. अगर आप ये खुद कर पाएंगे तभी आपका माइंड
उस स्टॉक को, उस कंपनी को होल्ड कर पाएगा सारी फ्लक्चुएशन में। जो आपका पोर्टफोलियो, आपकी जो नेटवर्थ आपके कलेजे से लगी हुई है ना, वो जब ऊपर नीचे जाएगी तभी तो आप उसको इतना लंबा होल्ड कर पाएंगे। और अगर आपने खुद रिसर्च नहीं करी होगी तो जब कंपनी ऊपर से 5% भी गिरेगी ना तो आपको लगेगा मेरे जो 100 रुपये हैं वो अब 95 रह गए, वो 95 रह गए। ए भगवान, ये तो और कम हो जाएंगे, उससे पहले मैं बेच देता हूँ। क्योंकि नीचे गिरता हुआ कोई नहीं देखना चाहता, सब ऊपर उठता हुआ देखना चाहते हैं। इसीलिए आपकी खुद की रिसर्च ज़रूरी है। अगर आपने कंपनी में रिसर्च करी होगी, आपको पता होगा अरे लॉन्ग टर्म में कंपनी कमाने वाली है 700 करोड़ रुपए, अभी कमा रही है 100 करोड़, ठीक है। अब कंपनी का मार्केट कैप 10% गिर जाए, 5% गिर जाए, मुझे क्या लेना देना। कंपनी की असली वैल्यू लगेगी बाद में जाके 5,000 करोड़, अभी कंपनी की वैल्यू है 300 करोड़, ठीक है। हमारा टारगेट 5,000 करोड़ का है, अब कंपनी की मार्केट कैप 300 करोड़ से अगर 200 करोड़ हो गई, हमें क्या परवाह। लॉन्ग टर्म का सोचते नहीं लोग बाग। उस 5% में, उस 10% में ऐसी हालत बुरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका कोई प्रोफेशनली टारगेट नहीं होता, उनको पता नहीं होता कंपनी कहाँ जाने वाली है, कहाँ जाने का देख रही है कंपनी। इसीलिए आपकी खुद की रिसर्च जरूरी है, दूसरों की करी हुई रिसर्च पर इसीलिए हम होल्ड नहीं कर पाते। अब आगे, दिस इज हार्ड एंड वेरी हार्ड, इट इज गोइंग टू बी, हाँ ये बहुत हार्ड काम रहेगा और इट इज स्कैरी, क्योंकि कोई चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। और क्योंकि पैसा सबके पास है, पैसा डॉक्टरों के पास है, पैसा इंजीनियर्स के पास है, पैसा बाकी लोगों के पास है, सिर्फ अकाउंटेंट्स के पास ही नहीं है। अकाउंटेंट्स वो होते हैं जिनको देखनी आती है बैलेंस शीट वगैरह, पर आजकल तो वो भी नहीं देखते अकाउंटेंट भी। ये ग्राफ चार्ट, मेरे खुद के घर वाले हैं अकाउंटेंट हैं, वो चार्ट देखते हैं, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल, ये पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, ये पढ़ने का मन ही नहीं करता उनका, वो चार्ट देखने में बिजी हैं। इसने ये पैटर्न बनाया, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। तो इसीलिए आप उन सब से आगे निकल जाएंगे अगर आपको कॉन्फ्रेंस कॉल, कंपनी की और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही देखना आ गया, बस इतने में ही आप बहुत आगे निकल जाएंगे इतने सारे इन्वेस्टर से। मैं बता रहा हूँ, ये जो अकाउंटेंट्स हैं वो भी कॉल बेच, पुट बेच, कॉल खरीद, पुट खरीद, और क्या बोलते हैं छोटे शॉर्ट टर्म ट्रेड चार्ट के को देख के बेच बेच खरीद खरीद, बेच बेच खरीद खरीद, इसी में लगे हुए हैं। तो इन सब से आगे निकलने का सिर्फ एक सिंपल तरीका है, ये सब चीज़ें कहीं से भी यूट्यूब पे इतनी वीडियोस हैं, देख के, अनिल लांबा जी की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, उनको देख के सीखिए और आगे बढ़िए। उसके बाद हाँ, ये स्कैरी होता है क्योंकि क्या है, हर कोई जब नए प्रोफेशन में जाने की कोशिश करता है, नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता है, दिस इज़ क्वाइट स्कैरी, क्योंकि वो हमने कभी नहीं करा होता। इसीलिए अगर आपको इन्वेस्टिंग ही करनी है तो ये चीज़ें तो आपको सीखनी पड़ेंगी। आप ये मत सोचिए कि ये ईजी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हम सब कहते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ईजी है, इसीलिए लोगों को अट्रैक्ट करती है। पर क्या बोलते हैं, सो योर माइंड वॉन्ट्स टू बी अट्रैक्टेड टू द शॉर्ट टर्म नॉनसेंस। ओके, लेट मी रिमाइंड यू, ओनली द शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूशन इज ईजी, नो वन कैन टीच यू शॉर्ट टर्म। हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो सिखा रहे हैं ना, वो शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूशन सिखा रहे हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रेड इज इजी। एग्जीक्यूशन के लिए क्या चाहिए, एक बटन ही तो दबाना होता है, कॉल खरीद लो, पुट खरीद लो। उसके बाद बेसिक स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है, स्ट्रैटेजी सबने बता दी, पर उन स्ट्रैटेजी से पैसा तो नहीं बनता। पैसा कमाना कोई नहीं सिखाता, सब लोग स्ट्रैटेजी सिखाते हैं और एग्जीक्यूशन सिखाते हैं। एग्जीक्यूशन कोई भी सिखा देगा, पैसा कमाना कोई इसलिए नहीं सिखाता शॉर्ट टर्म में, क्योंकि शॉर्ट टर्म में किसी ने पैसा कमाया नहीं होता, ठीक है। शॉर्ट टर्म में कोई पैसा नहीं कमा सकता किसी का भी। अगर आप 5 ईयर का P&L देखेंगे, जो भी ट्रेडर्स हैं, 5 ईयर के P&L में सब बराबर हो जाता है, क्योंकि सब स्ट्रैटेजीज की माद देने वाला होता है। वो इस साल स्ट्रैटेजी काम कर रही है, अगले साल वो सारा पैसा दे देती है, ऊपर से और ज़्यादा पैसा दे देते हैं ट्रेडर्स। इसीलिए कुछ भी परमानेंटली काम नहीं करता, सब 0 बटा लड्डू हो जाता है। और सबसे ईजी चीज़ है
इन सैलरीड क्लास लोगों के साथ स्कैम करने के लिए। कैसे? पहली बात तो सैलरीड क्लास बने ही सैलरीड क्लास अपने 60 साल तक, 40 साल तो सबने नौकरी करी होती है, तो 40 साल की अपनी नौकरी में अपनी सैलरी पे जिंदा रहे होते हैं। सैलरी आई तो पेट भरा तो खाना खाया, सब शॉर्ट टर्म के ऊपर जी रहे होते हैं। इसीलिए उनको ये शॉर्ट टर्म स्कीम समझाना या शॉर्ट टर्म स्कीम की तरफ अट्रैक्ट करना बहुत आसान होता है। इसीलिए ये लोग इस चीज़ में फंस जाते हैं। इनको अट्रैक्ट करने के लिए ये जो स्कैमर्स हैं ये करते क्या हैं? पहली बात तो बड़े प्यार से बात करेंगे, स्मूथ टॉकिंग, अरे सर आपका इतना पैसा कमा के देंगे। उसके बाद इन लोगों की गैम्बलिंग टेंडेंसी को मतलब कहो, अरे सर इससे तो आप एक महीने में 200% रिटर्न बना देंगे, एक हफ्ते में 100% रिटर्न पक्का, ये शेयर डबल होगा, हम बता देंगे आपको। और लोग बागों के जो अंदर की जो गैम्बलिंग टेंडेंसी होती है ना कि भाई अच्छा मैं मंथली पैसे कमा सकता हूँ, अपने पैसे रख के मैं मंथली पैसा कमा पाऊँगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई ये मैं अपने 5 लाख रुपए से 50,000 कमा दूंगा महीने के, ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये लोग क्या है, गैम्बलिंग टेंडेंसी इनकी, ये सैलरीड पर्सन की ये सैलरी जो लेते हैं ना शुरू से आखिर तक, ये बना देती है, क्योंकि इनको लगता है कि अब वो शेयर मार्केट से भी वही सैलरी उठा पाएंगे जो वो काम करके उठाते थे। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। किसने कह दिया आप 10% पैसा कमा लेंगे अपनी नेटवर्थ पे महीने का? भगवान जाने। और ऐसे पे कैसा भरोसा कर सकते हैं? सिर्फ लोगों की स्मूथ टॉकिंग पर मत जाइए। प्यार से कोई बात कर रहा है उससे तो दूर भागिए। हार्श लोग जो हार्शली बात करते हैं ना वो कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। ये इज्जत लेने के लिए मत जाइए किसी के पीछे, क्योंकि आजकल के ज़माने में जो इज्जत दे रहे हैं ना ये फेक इज्जत है। पीछे से उनको पता है वो क्या है, बकरे को अट्रैक्ट करके ले जा रहे हैं कसाई घर में, आजा तुझे काटते हैं। युवा से पूरे यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है, समझ गए? इसको समझाना इन सैलरीड क्लास को, इस 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको जो भी हाँ जी ना जी हाँ जी हाँ जी आप तो बिल्कुल सही हैं, आप तो बहुत अच्छे गैम्बलर हैं, ये कह के बात करता है तो उनका ईगो इतना बूस्ट हो जाता है, अरे हाँ भाई गैम्बलर तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। कैसे समझाएं इन लोगों को? ये हो गया। और रियलिटी स्टेट्स दैट देयर इज़ नो इजी मनी एनीवेयर, यू हैव टू वर्क हार्ड। और अगर किसी को 60 साल की उम्र तक समझ नहीं आया कि तुम्हें अगर कहीं से कुछ कमाना है, किसी जगह जा रहे हो जहाँ तुम्हें नहीं पता, वहाँ तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी चीज़ इजीली नहीं मिल जाती, हार्ड वर्क से मिलती है, समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अगर उनको, जिसको 60 साल तक नहीं समझ आया उसको आगे भी नहीं आएगा, तो उनके पीछे टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए। बस उनको किसी तरह ये बोल दीजिए कि भैया भले ही 5 लाख रुपए हैं, 7 लाख रुपए हैं, तुम्हारे खुद के हैं, पर खुद के पैसे इसीलिए थोड़ी ना है कि गवा दोगे, कि स्कैमर्स को दे दोगे और फिर टेंशन में अपना बीपी हाई करके गोलियां खा खा के मरोगे। ठीक है, ऐसे चीज़ों में फंसने से बचिए। उसके बाद फॉरगेट अबाउट शॉर्ट टर्म इफ़ यू वांट टू ऐड अ सिंगल रुपी। हाँ, अगर आपको अपनी नेटवर्थ में सिंगल रुपी भी ऐड करना है ना, रियल पैसा ऐड करना है, तो शॉर्ट टर्म के बारे में तो प्लीज़ भूल जाइए। नाउ कम्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बाय गिविंग आउट मनी टू अदर्स। हाँ, अब लोग बाग दूसरों पे इतना भरोसा कैसे कर लेते हैं कि भाई दूसरों पे भरोसा करके हम लॉन्ग टर्म का पैसा बना लेंगे, इस पे भरोसा करके। ठीक है, अब आप मुझे पैसा थोड़ी ना दोगे कि भाई मुझे पैसा दोगे, मेरे फंड में 2 साल तक वो पैसा रखा रहेगा, क्योंकि कंपनी को परफॉर्म करने के लिए केपेक्स कर रही है अभी कंपनी, 1-2 साल तो लगेगा उसको ऊपर जाने के लिए। ठीक है, 2 साल तक आप मेरे फंड में पैसा डाल के वेट करोगे उसको परफॉर्म करने का? बिल्कुल नहीं। कंपनी का अगले महीने ही अगर सब पार परफॉर्मेंस होगा ना, कि मार्केट 5% ऊपर गया, तुम्हारा पोर्टफोलियो वहीं का वहीं है, हाँ, तो तुम कहोगे भाई निकाल मेरा पैसा, मैं तो जा रहा हूँ। इसीलिए किसी दूसरे के भरोसे पे नहीं आप पैसा कमा सकते। अब एक एग्जांपल लेता हूँ म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेंट्स का।
इंडिया के जो इतने सारे म्यूचुअल फंड हैं ना, जो पिछले 20 साल से हैं, उन्होंने कोरोना के जो बूम आया था ना इतना बड़ा, 18,000 तक 20,000 तक निफ्टी आया, इस बूम में उन सभी लोगों उन म्यूचुअल फंड ने कमाए 20% CAGR की दर से। ये था 20 साल का, 2 decades दे मेड 20% CAGR। ठीक है, तो 20% के हिसाब से पैसा कमाए। क्या इन्वेस्टरों ने कमाए असली पैसे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओवर इंटेलिजेंट इन्वेस्टरों से हमारा मार्केट भरा पड़ा है। तो मैं अपने फादर का नाम लेके एग्जांपल लूँगा, मैं अपने फादर की बात नहीं कर रहा, बस एग्जांपल ले रहा हूँ उनका। अब मेरे फादर उन म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेंट की तरह हैं जो अगर पूरा टाइम इन्वेस्टेड रहते तो 20% CAGR की दर से पैसा कमाते। 20% CAGR की दर से कैसा होता है, कितने में? 3.5 साल में पैसा डबल हो जाता है। तो 7 साल में 4 गुना, और 14 साल में 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, 16 गुना और 32 गुना, 32 टाइम्स हो जाता। अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होते तो 20 साल में 32 लाख बन जाते। ठीक है, 32 टाइम्स से ऊपर CAGR देता ये 20% CAGR। पर कुछ अनुभवी होते हैं कि भाई हमें स्टॉक मार्केट में 40 साल का एक्सपीरियंस है, ये उन 20 सालों के बीच में भी अनुभवी थे। अब क्या है, मेरे फादर साहब का एग्जांपल लेता हूं मैं। इन्होंने अभी जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर शुरू हुआ, इनके पास म्यूचुअल फंड पड़े हुए थे, इन्होंने अपने सारे म्यूचुअल फंड बेच दिए। जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर की घोषणा हुई और जब वो मार्केट इतना नीचे फ्लक्चुएट करके आया था ना, 21,700 तक गया था, जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का वॉर मई में शुरू हो गया। ठीक है, जैसे ही वो घोषणा हुई सारे म्यूचुअल फंड बेच दिए, क्योंकि भाई इनको जानकारी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, लोग बाग सोचते हैं ना, तो जैसे ही निफ्टी अपना बॉटम बना रहा था, ये अपने म्यूचुअल फंड बेच रहे थे कि भाई निफ्टी तो 20,000 से भी नीचे जाएगा, मैं तो अपनी FD में पार्क कर रहा हूँ पैसे। ठीक है, तो उन्होंने 7 लाख रुपए बेच दिए और अपनी FD में पार्क कर दिए पैसे। अब क्या है, अब निफ्टी वापस ऑल टाइम हाई के पास ही आ गया। ऐसे ही इन्वेस्टर रहे हैं बाकी भी, जो 2 डेकेड में ऐसे कितनी चीज़ें आई हैं। ये 2008 का क्रैश आया, उसके बाद 2014 का आया, रशिया का क्रीमिया वॉर शुरू हुआ था। तो ऐसे ऐसे वॉर में लोग बाग बहुत हुए हैं जो भाग जाते हैं, कोई भी टिका नहीं रहता, सब भगोड़े हैं। इसीलिए हु केप्ट इन्वेस्टिंग द राइट नंबर, जो राइट अमाउंट में जो लोगों ने इन्वेस्टेड करके रखा ना अपना पैसा, वो लोअर डिजिट में है, लोअर सिंगल डिजिट्स में है। परसेंटेज के हिसाब से निकालें, टोटल 100 लोगों ने अगर इन्वेस्ट करा था उन म्यूचुअल फंड में, तो 1 से 2% लोग होंगे जो लगातार पूरे टाइम तक इन्वेस्टेड रहे। बाकी सारे लोग वो हुए, अरे वॉर आने वाला है, अरे ये तो बहुत डिक्लाइन हो गया। मतलब ये वो हैं जो म्यूचुअल फंड में भी शेयर की तरह ट्रेड करते हैं। इन्होंने करा बाय हाई करा म्यूचुअल फंड, सेल लो करा। ऐसे ऐसे महारथी हैं इस दुनिया में। इनके तो ज्ञान से भी बचिए, इनके आसपास रहने से भी बचिए। ये वो लोग हैं, कहने को तो इनके पास पिछले 40 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ भी बात करोगे अरे हम 40 ईयर्स से हैं स्टॉक मार्केट में। ये ऐसी बात हो गई, इनको अगर पूरी रामायण दिखा दें ना हम कि भाई, और पूरी रामायण दिखाते 2 बार, उसके बाद इनसे पूछें अरे जी राम कौन थे, तो ये 2 बार सोचेंगे यार वो वानर था, वो तो राम नहीं था, या राम तो ईविल सेना का तो नहीं था राम, ठीक है शायद रावण की सेना का होगा राम। तो ये ऐसे लोग हैं, पूरी कथा इनके आगे से निकल जाएगी, इनको ये नहीं पता होगा राम कौन था। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको जानना है ना कि स्टॉक मार्केट में राम कौन है, इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ता है, आपको आना पड़ेगा। क्या आना पड़ेगा? बैलेंस शीट देखनी आनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखनी आनी पड़ेगी, कंपनी की कॉन कॉल्स पढ़नी आनी पड़ेगी, कंपनी की 10K रिपोर्ट्स होती हैं, 10K रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट्स, वो पढ़नी आनी पड़ेगी। उसके बाद आप बोल सकते हैं भाई मैं तो 40 साल का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का,
ये चार्ट देख के या सुनी सुनाई खबरों से इन्वेस्ट करने वाले हमारे आगे तो प्लीज़ ना बोलें कि भाई हम में तो 40 साल का एक्सपीरियंस है, हमें पता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जानकारी है हमें, जब लड़ाई होती है अपना पैसा निकाल लो, वहाँ एफडी में बढ़ा रखा रहेगा, अगर देश ही ख़त्म हो गया तो लड़ाई के दौरान। इसीलिए ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों की जानकारियों से भगवान बचाए। इसलिए मैं एक स्टेटमेंट लिखी थी कि डोंट रिस्पेक्ट अ पर्सन बाय हिज एज बट द नॉलेज दैट ही हैज़ गार्नर्ड ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम। अब बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वॉरेन बफे, मिस्टर वॉरेन बफे का जीनियस लेवल कहाँ आता है। वो इस चीज़ में आता है क्योंकि उनको काम करना था अपने कंपनी में। उनको पता है वॉरेन बफे को कि उनको सिर्फ इन्वेस्टिंग का काम करना है, इसलिए उन्होंने एक साइकिल बनाया इन्वेस्ट करने का। ये कैसे? सबसे पहली बात, वॉरेन बफे जी ने ये बर्कशायर हैथवे क्या थी, ये एक मील कंपनी थी, ठीक है, जो ये कपड़े बनाने वाली टेक्सटाइल कंपनी, इसको खरीदा। अब इसको खरीद के, ये सबसे ही बुरी इन्वेस्टमेंट थी वॉरेन बफे की पूरी जिंदगी की, ठीक है। इसको मैं पहली बात तो महंगे दर पे खरीदा। उसके बाद जब ये टेक्सटाइल मील नहीं चली ना, तो वॉरेन बफे ने इस टेक्सटाइल मील के थ्रू एक अपनी कॉन्ग्लोमरेट बनाने की कोशिश करी और इस कंपनी के थ्रू बाय करनी शुरू करी बाकी कंपनी। इसलिए ये क्यों करा? क्योंकि वॉरेन बफे को पता है ये जो बार हॉपिंग इन्वेस्टर होते हैं ना, कि ये क्या है, इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ये अभी अपना फंड मैनेजर को पैसा देंगे, उसके बाद इनका अगले ही महीने मूड चेंज हो जाएगा, ये अपना पैसा निकाल लेंगे, या अगर देंगे तो एक शर्त लगा के देंगे, तू इसी में इन्वेस्ट करेगा तो मैं देता हूँ, नहीं तो नहीं देता। ऐसा ही तो हुआ सस्टेनेबल ग्रोथ वाले जो इन्वेस्टर थे, अभी के बात है पिछले 5 साल में ही, उन्होंने कह दिया अगर तुम ऑयल इंडस्ट्री को पैसा दोगे तो हम तुम में नहीं इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए ये जो सोलर एनर्जी के स्टॉक्स हैं, ये 100 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स हैं 100, 200, 500 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल तक चले गए। और ये जो ऑयल पेट्रोलियम इंडस्ट्री के स्टॉक्स हैं, ये 2 to 3 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर भी मिल रहे थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने मना कर दिया। ये सोशल वेलफेयर ग्रुप की कोई कंपनीज होती हैं, इन्होंने कह दिया हम सिर्फ सस्टेनेबल एनर्जी पे ही इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो हम अपने फंड का पैसा नहीं देंगे। अब इतने हाई पे जब इन्वेस्ट करोगे, उनका कुछ पैसा थोड़ी ना बना है। इतने हाई पे कोई इन्वेस्ट करता है, उसका पैसा नहीं बनता, पर भाई करते रहो, तुम्हारा मन है सोशल वेलफेयर पे स्पेंड करने का। अब ये थोड़ी ना 100 पी 500 पी, पैसे की भी तो कोई वैल्यू होती है कि कितने टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पे कर रहे हैं आप। मैं तो ज़्यादा आगे चला गया। तो वॉरेन बफे का था कि ये बार हॉपिंग इन्वेस्टर से बचने के लिए, जो हर महीने अपना दिमाग बदलते रहते हैं, पहली बात तो वो नहीं चाहते थे कि वो एक बावले की तरह खड़े रहें और ये इन्वेस्टर अपना पैसा इन आउट करते रहें उनके फंड में से। इसीलिए वॉरेन बफे ने क्या करा, उन्होंने एक बिजनेस खरीदा और उसके थ्रू इन्वेस्ट करना शुरू करा। अब अगर किसी भी इन्वेस्टर को वॉरेन बफे के साथ इन्वेस्ट करना है तो उनको बर्कशायर हैथवे का शेयर खरीदना पड़ेगा, और वो शेयर खरीदेगा तभी वो वॉरेन बफे वाला रिटर्न कमा पाएगा जो वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर कमा रहे हैं। अब बात आई, वॉरेन बफे को कोई केयर नहीं कि कौन सा इन्वेस्टर पैसा निकाल रहा है, कौन सा इन्वेस्टर पैसा डाल रहा है, क्योंकि उनको पता है अगर उनका शेयर का रेट आधा भी हो गया ना, उसके बावजूद उनके पास जो बाकी कंपनियां हैं वो कैश फ्लो अपना प्रोवाइड करती रहेंगी बर्कशायर हैथवे को, और बर्कशायर हैथवे उस कैश फ्लो से नए नए बिजनेस खरीदते रहेंगे। ये तो वॉरेन बफे ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था आज से 10 से 15 साल पहले कि वी हैव अ $400 मिलियन प्रॉब्लम एवरी वीक। हर हफ्ते $400 मिलियन आते हैं, हमें जगह ढूंढनी पड़ती है कहाँ इन्वेस्ट करें इस पैसे को, नहीं तो हमारे उस पैसे का क्या होगा। क्योंकि क्या है, बहुत जगह से आता है उनके पास पैसा, गायकों से आता है, उसके बाद ये
कैंडी की कोई कंपनी है उनके पास, ऐसी बहुत कंपनियां हैं जहां से डायरेक्ट कैश फ्लो आ रहा है मिस्टर वॉरेन बफे के पास। इसीलिए वॉरेन बफे को कोई परवाह नहीं, उनका स्टॉक ऊपर जाए नीचे जाए, नीचे जाएगा ज़्यादा तो वो अपने स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे। ऐसा करा भी है बर्कशायर हैथवे ने बहुत बार, यह कोशिश करी है, शायद कर नहीं पाए थे, उसके बाद स्टॉक वापस ऊपर चला गया था। Warren Buffett doesn't have to care about the investors pulling, okay, the cash flow from running businesses. The rag pulling over this, overzealous investor destroy the fund manager. और ये फंड मैनेजर्स के ऊपर ऐसी तलवार लटका के घूमते हैं ना ये ओवरजीलस इन्वेस्टर, कि हर महीने हर हफ्ते इनको चेक करना है कि मेरी इन्वेस्टमेंट ऊपर गई कि नहीं, नीचे तो नहीं है मेरी इन्वेस्टमेंट। बिकॉज द कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन इन AUM मेक्स इट हार्डर फॉर दीज फंड मैनेजर्स टू फोकस लॉन्ग टर्म। क्योंकि क्या है, ये फंड मैनेजर्स होते हैं ना, इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने ही नहीं देते। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए 1-2 साल तुम्हें वेट करना पड़ता है। फंड अंडर परफॉर्म भी करेगा बाकियों से, पर जैसे ही 1 साल भी अगर फंड ने 5% भी अंडर परफॉर्म किया ना बाकी फंड से, तो ये जो दिग्गज होते हैं ना, जिनको मैक्रो इकोनॉमिक्स की जानकारी है, ये उस फंड से पैसा निकाल लेते हैं। भले ही अगले साल उस फंड के मैनेजर को पता था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहा है, वो शेयर 3 गुना 4 गुना हो जाए, वो सारा कवर थोड़ी ना कर पाते हैं, क्योंकि फंड से तो वो निकल गए, भाग गए वो पहले ही। इसीलिए ये जो अपने AUM को घटने से रोकने के लिए जो बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं ना, ज़्यादातर जो फंड मैनेजर हैं वो सिर्फ सोचते हैं भाई मेरा फंड बड़ा होता रहे, तो वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से ही सोचते हैं कि भाई इस क्वार्टर में इस कंपनी ने क्या करा, इस क्वार्टर में अच्छा करा तो हम इन्वेस्ट करेंगे, नहीं करा तो बेच देंगे। ठीक है, तो वो क्वार्टरली देख रहे हैं जो भी बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं। उनको पता है अगर उनका असेट अंडर मैनेजमेंट, उनके फंड का इंक्रीज हुआ तो उनके पास एक्सपेंस रेशियो आएगा। ठीक है, मैनेजमेंट फीस ज़्यादा लेंगे, उसके बाद मैनेजमेंट फीस के ऊपर परफॉर्मेंस फीस मिलेगी, उसके बाद एक्स्ट्रा बोनस मिलता है अगर नया फंड मैनेजर फंड ज़्यादा ग्रो करता है। इसीलिए ये फंड मैनेजर एक तरह से ये वो सांप बन चुका है जो अपनी ही पूंछ खा रहा है, इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, ये अपनी ही पूंछ खा खा के। ऐसे ही तो फंड मैनेजर, ज़्यादातर फंड्स तो हो गए जिसमें ऐसे फंड्स हैं जो कॉन्सेंट्रेट तो करने से दूर की बात है, अपना फंड ही ETF जैसा बना दिया। 200 शेयर हैं फंड में, इससे बढ़िया आदमी जो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, अरे भाई तुम ETF ही खरीद लो, निफ्टी 500 खरीद लो। जो 200 शेयर हैं जिस कंपनी में उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे बड़े निफ्टी 500 खरीद लो या निफ्टी 1000 खरीद लो। कम से कम तुम पूरे मार्केट में तो पैसा लगाओगे, इस फंड मैनेजर की तरह तो नहीं भाई मैंने 200 शेयर खरीद लिए। क्योंकि अगर तुम रियली फंड मैनेजर हो, लॉन्ग टर्म फंड मैनेजर ही फंड मैनेजर होता है असली, जो कॉन्सेंट्रेट करके रखे। इंडिया में भी जो सबसे अच्छा फंड मैनेजर है ना, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप वाला है, तो उनका भी पता है, उनका 26 शेयर है उनके फंड में। जब उनके फंड में 26 शेयर थे उस टाइम पे इतनी वाह वाह होती थी, देखना ये लोग 60,000 करोड़ मैनेज कर रहे हैं, और 60,000 करोड़ में भी इन्होंने सिर्फ 26 कंपनीज ही चूज कर रखी हैं जिनमें इनके 60,000 करोड़ हैं। ये तो बहुत ही कंसंट्रेशन लेवल हाई है। अरे भाई साहब 26 कंपनी में ले रखा है, उसको हाई कंसंट्रेशन कहा जा रहा है। भगवान बचाए ऐसी दुनिया से। ठीक है, ये तो ओवर कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं इसको। 26 कंपनियां हैं जिसके पोर्टफोलियो में, इन्होंने हमारा पोर्टफोलियो देख लिया तो भगवान कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो जिसमें 10 या 12 ही कंपनियां हैं। ऐसे में जब इतने सारे फंड मैनेजर शॉर्ट टर्म को चेज कर रहे हैं ना, इसमें कोई नहीं जीतता। ना ये फंड मैनेजर जीतेंगे, ना इनका फंड जीतेगा। इनका फंड क्वार्टरली ऊपर हो जाएगा या ईयरली परफॉर्म कर देगा। ठीक है, ब्रॉड बेस्ड में देखेंगे तो इनका फंड का परफॉर्मेंस ऐसी रहेगी। जो निफ्टी 50 कमा रहा है ना, निफ्टी 50 जो इंडेक्स का ETF कमा रहे हैं, निफ्टी 50 क्यों कह रहा हूँ, निफ्टी 500, तो ये उतना ही कमाएंगे 10 से 11, 11 से 12%। अरे निफ्टी ने कमाया 12, इनका कमा लेगा 13% बस। अगर किसी फंड मैनेजर को असली में काम करना है ना, तो 20 से 25% कमाओ, और वो तुम तभी कमा पाओगे जब लॉन्ग टर्म सोच कर इन्वेस्ट करोगे और 1-2 साल दोगे अपने फंड को परफॉर्म करने के लिए।
वॉरेन बफे के बहुत ही फिलैंथ्रोपिक एंडीवर्स हैं, जिस फिलैंथ्रोपिक एंडीवर्स के चलते वो बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, यूटिलिटी बिजनेसेस में, और उससे वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग लाते हैं अपने दिमाग के अंदर। इसके बारे में और जानने के लिए और वॉरेन बफे यूटिलिटी बिजनेस में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।